ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो अभी एक नॉवेल के अंदर आ जाती है और उससे पता लगता है कि जिस बंदे से आज उसकी शादी हो रही है वो तो यहाँ वेडिंग रूम में किसी और ही लड़की के साथ है। और जिया बिल्कुल आवाज ना करते हुए यहाँ बैठ के नीचे छुप जाती है। तो सिस्टम उससे कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अपने चीटर हस्बैंड को सामने आकर उन दोनों को चीट करते हुए पकड़ना है। तो वो मना करने लगती है कि नहीं, ये बहुत ही एम्बैरसिंग है, मैं सामने नहीं आऊंगी। तो सिस्टम कहता है कि वो ऐसी नॉवेल में आई है जिसकी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या उसे मिशन कंप्लीट करके अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जाना। तो जिया कहती है कि वैसे भी रियल वर्ल्ड में मेरी लाइफ कोई अच्छी नहीं थी और कितनी बुरी मौत हुई है मेरी, तो उससे अच्छा है कि मैं यहीं पे रहूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो सिस्टम कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाता है। तो जिया फिर इलेक्ट्रिक शॉक में यहाँ ज़ोर से चिल्ला रही होती है और बेड हिलने लग जाता है। तो जो और लिन दोनों ही डरने लग जाते हैं कि आखिर क्या बेड के नीचे भूत है। वो लोग डर के मारे भागते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। तो जो और लिन को साथ देखकर मॉम डैड यहाँ शॉक होते हैं कि वेडिंग रूम में यहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो लोग लिन से कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर की जगह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यहाँ पर लिन की मॉम अंदर देखने के लिए जाती है और पता लगता है कि जिया तो यहाँ बैठ के नीचे। डैड तो लिन के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे थप्पड़ लगा कर चिल्ला रहे होते हैं कि उससे उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, उसने अपनी सिस्टर का घर खराब कर दी। तभी सिस्टम जिया से कहने लग जाता है कि तुम इन दोनों के खिलाफ बोलो और उनकी असलियत बताओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें शौक दूंगा। जिया कहती है कि मुझे कोई शौक मत देना, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और वो डर के मारे यहाँ से चिल्लाते हुए भागने लग जाती है। तो ये लोग उसके पीछे जाते हैं उसकी फिक्र करते हुए। फिर जैसी जिया यहाँ पर गिरने वाली होती है तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड हान पहुंच जाता है और वो तुरंत ही उसे गिरने से बचाता है। जिया और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और यहाँ पर जो भी शौक रह जाता है कि उसका अंकल यहाँ पर आया हुआ है। फिर हान जिया को उठा के जाके सोफा पे बैठाता है और ये सभी भी पहुंच जाते हैं। फिर हान से सभी डर रहे होते हैं और हान पूछता है कि अब एक्सप्लेन करो कि क्या चल रहा है। तो जो तुरंत ही नीचे बैठकर उसे कहने लगता है कि अंकल बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने लिन को जिया समझ लिया था। लिन कुछ कहनी चाहती है तो जो उसे भी नील डाउन करके सॉरी कहने बोलता है। तभी मॉम तो जिया से कहने लग जाती है कि तुम्हारी सिस्टर और जो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन दोनों को तुम अपनी ब्लेसिंग्स दे दो। जिया मानने जा रही होती है तो सिस्टम उसे चिल्लाता है और कहता है कि आखिर उसे इस फैमिली में शादी करनी होगी, तभी फिर उसे पावर मिलेगी और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, ऐसे वो स्टोरी के खिलाफ नहीं जा सकती। तो जिया फिर यहाँ बहुत ही डरी हुई होती है और रोने लगती है। तो हान पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो जिया ये चीज़ तो क्लियर करती है कि मुझे जो से शादी नहीं करनी है, लेकिन मुझे इस फैमिली में शादी करनी है। तो हान उससे फिर पूछता है कि वो किससे शादी करना चाहती है। तो फिर जिया तो उसी का नाम ले लेती है। हान खुश होकर उसका रीज़न पूछने लगता है। तो जिया कह देती है कि वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और बातें करने में भी अच्छा है, इस वजह से। तभी यहाँ जो तो खुश होने लगता है कि अब देखना मेरे अंकल इसे छोड़ेंगे नहीं, इसने आखिर ऐसा बोली भी कैसे। पर तभी हान तो मान जाता है कि ठीक है, फिर मैं अब नेक्स्ट डे खुद तुम्हारी घर पे शादी का ऑफर लेकर आऊँगा और तुम्हें प्रपोज करूँगा। फिर जिया तो खुश हो जाती है और ये सारे लोग शौक होते हैं। इसके बाद रात में जिया के डैड और मॉम इस बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा हो गया, दोनों ही बेटियों की शादी वैन फैमिली में हो गई है। तभी जिया यहाँ इन लोग के रूम के बाहर पहुंच जाती है और सिस्टम उसे समझाने लगता है कि उसे अंदर जाकर उन लोगों से अपने हिस्से की डाउरी मांगनी होगी, जो कि वो लोग चालाकी से दे नहीं रहे। और अगर वो ऐसा करेगी तभी तो वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि जिया ऐसे टाइप की स्ट्रांग लड़की नहीं है, इसलिए वो तो काफ़ी डरी होती है। और जैसी वो अंदर आती है और कुछ भी नहीं बोल पा रही होती तो सिस्टम उसे तुरंत ही इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे ऐसे देखकर यहाँ पे डैड तो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाते हैं और उन्हें तो लगता है कि वो भूत है। फिर तो वो नेक्स्ट डे उसे उसके हिस्से की सारी डाउरी दे देते हैं। तो यहाँ पर लिन को फिर जेलसी होने लगती है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे मिल सकता है। वो इस बात पर उसे बातें सुना रही होती है और कहती है कि ये मेरा होना चाहिए। तभी डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि ये सब उसकी सिस्टर का है। तो फिर लिन तो कह देती है कि अब जो ब्राइड प्राइस आएगी ना, देख लेना वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा आएगी। फिर हान के सारे गार्ड्स यहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी ब्राइड प्राइस लेकर आए होते हैं, यानी कि बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी महंगी कार की चाबीज और पैसे वगैरह। तो ये देखकर स्टेप मॉम और डैड तो यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं और लिन समझ रही होती है कि ये सब उसका है। तो वो यहाँ जिया से कहने लग जाती है कि देख लो, तुम अपनी उस थोड़ी सी डाउरी में ही खुश रहो, ब्राइड प्राइस देखो कितना सारा है मेरे लिए। और वो उन पैसों को हाथ लगाने चाहती है तो फिर यहाँ पर गार्ड्स उसे बंद कर लेते हैं और बताते हैं कि ये सब जिया के लिए आया हुआ है। और वो लोग ये भी बता देते हैं कि मिस्टर हान का ऑर्डर है कि ये सिर्फ मिस जिया को मिलेगा, आप लोगों को नहीं। तो इस बात से तो लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि ये सब भी इसका है। फिर जिया को तो ये सारे गार्ड्स अपने साथ लेकर जाते हैं हान के घर पे और लिन बस गुस्से में देख रही होती है।
फिर हम देखते हैं कि जिया जैसी यहाँ पर हान के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि जो को तो फैमिली का रूल तोड़ने की पनिशमेंट मिल रही होती है और उसे हाथ के ऊपर मारा जा रहा होता है। वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है। तो जिया पूछती है कि क्या चल रहा है, तो वो बताता है कि ये फैमिली रूल के तोड़ने की वजह से उसे पनिशमेंट मिल रही है और अब मुझसे शादी करने के बाद तुम भी इस फैमिली की हेड बन जाओगी, तो ये सब पनिशमेंट फिर तुम डिसाइड करोगी। तो जिया को तो इस फैमिली के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे होते हैं। हाँ जी, ऐसे कहने लगता है कि मैं इसे इतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देता, लेकिन आखिर अब तुम मेरी फियांसी हो और ये अगर तुम्हें दोबारा बुली करे तो इसलिए मैं इसे पहले ही सबक सिखा रहा हूँ ताकि ये ऐसा कभी सोचे भी ना। फिर हान यहाँ स्टडी रूम में बुक पढ़ रहा होता है और जिया बस उसके सामने बैठी होती है और फिर वो भी उसे देखकर चाय पीने लगती है। तो हान कहता है कि देखो अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम बाहर जा सकती हो वॉक करने के लिए। तो जिया कहती है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर लेकर आया ना। तो हान कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे घर पे तुम्हें बुली किया जाएगा। तो जिया ये सुनकर शाय होती है और फिर कहती है कि मैं वॉक करने जा रही हूँ। फिर जिया जैसे यहाँ नीचे आती है तो वो देखती है कि लिन यहाँ पर जो की केयर में लगी होती है क्योंकि उसके हाथ में इतनी ज़्यादा अब चोट जो लगी है। तभी लिन जैसे जिया को देखती है तो उसके हाथ में से मिल्क टी लेकर जल्दी से वो जो को दे देती है और उसे कहने लगती है कि देखो तुम्हारी वजह से यहाँ पर जो को कितना बुली किया गया, उसे कितना पेन हो रहा है। इतने में सिस्टम जिया को टास्क देता है कि उसे 10 सेकंड के अंदर जो के मुंह से ये बुलवाना है कि उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने उसे धोखा दिया और अगर वो ये टास्क नहीं कंप्लीट कर पाएगी तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। अब यहाँ जिया तो डर जाती है और वो शॉक से बचने के लिए जल्दी से इस जो का हाथ पकड़ लेती है जहाँ पर उसे दर्द हो रहा होता है और वो पूछती है कि बताओ तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि नहीं। तो फिर वो दर्द से बचने के लिए बोल देता है कि हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है। फिर जिया इस बार तो शॉक से बच जाती है। तभी जो कहने लग जाता है तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। तभी जिया इन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोगों का बोल के हो गया तो क्या इस बिल्टी के पैसे तुम लोग मुझे दे सकते हो, ये मेरी थी। तो जिया को बातें सुनाने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेकार लड़की हो, इतनी अमीर फैमिली की तुम लगती ही नहीं हो, तुम्हारे और लिन में यही फ़र्क है इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी सिस्टम जिया से कहने लगता है कि उसे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे लड़ना चाहिए। तो जिया डर के मारे सिस्टम से कहती है कि मैं आर्ग्यूमेंट करने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, पर यहाँ सिस्टम नंबर काउंटिंग करने लग जाता है, अगर वो नहीं करेगी तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो फिर जिया जल्दी से इसे बातें सुनाती है तो जो को गुस्सा आ जाता है और वो जिया को चिल्लाने के लिए जब उठने लगता है तो यहाँ पर हान उसके ऊपर हाथ रख देता है और उसे उठने नहीं देता और कहता है कि लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट का कुछ असर नहीं हुआ है, तो लगता है और पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो जो माफ़ी मांगता है कि अंकल बहुत असर हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो और मुझे पनिश मत करो। तो हान कहता है कि मैंने देखा कि तुमने अभी कैसे जिया को फिर से बुली किया है। तो जो जल्दी से जिया से कहता है कि मेरे अंकल को एक्सप्लेन करो कि मैंने कोई तुम्हें बुली नहीं किया। तो जिया तो जल्दी से जो के बारे में बताने लगती है कि वो सच में उसे बुली कर रहा था और उसके ड्रिंक के पैसे भी वो पे नहीं कर रहा है। फिर हाँ तो यहाँ गुस्से में जो को कह देता है कि अब उसे वापस से फैमिली पनिशमेंट लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो जो चुपचाप से फिर पनिशमेंट लेने जा रहा होता है और यहाँ फिर लिन उसे कहने लगती है कि आखिर ये तुम्हारा अंकल तुम्हें ऐसे कैसे पनिशमेंट दे सकता है। तो जो कहता है कि चुप बैठो, तुम्हें पता नहीं है वो कितने ज़्यादा डरावने हैं। फिर जिया और हान दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर हान ने सब जिया की पसंद का खाना बनवाया होता है क्योंकि जिया को सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिया फिर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर उसने उससे शादी करने का डिसीजन क्यों लिया। तो फिर वो बताता है कि मुझे किसी के साथ भी बुरा होते हुए देखना पसंद नहीं है और ख़ास करके तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत ही मासूम लगती है। तो जिया सुनते के साथ ही बहुत ही शाय हो जाती है और जल्दी से फिर अपना खाने पे फोकस कर रही होती है। नेक्स्ट डे वो जैसी अपने कंपनी गई होती है काम करने तो यहाँ पर उसका मैनेजर उसकी डिज़ाइंस की बुराई करने लगता है और उसे फायर करना चाह रहा होता है। तो जिया उसे अपने डिज़ाइंस के बारे में कहने लगती है कि वो अच्छे तो है और लास्ट बार ही उसने उसकी तारीफ़ किया था, तो वो मान ही नहीं रहा होता है। तो जिया उसकी रिकॉर्डिंग उसे सुनाती है। वो शॉक होता है और कहता है कि तुमने मेरी बातें रिकॉर्ड करी हो, ये प्राइवेसी है और तुमने ये सही नहीं करी, इसलिए अब भी निकलो यहाँ से। तो सिस्टम फिर जिया से कहने लगता है कि उसका ये मैनेजर उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फायर करना चाहता है, तो उसे लड़ना चाहिए और उसे मजबूर करना चाहिए कि वो खुद उससे माफ़ी मांगे। फिर जिया यहाँ लॉ की बुक निकालती है और उसे लॉ का रूल बताने लगती है कि वो यहाँ किसी एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर उसे ऐसे फायर नहीं कर सकता है
अगर वो ऐसा करेगा तो वो उस पर केस कर देगी। तो वो हंसने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मेरे खिलाफ केस करोगी। जिया कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं करूँ तो बस चुपचाप से मुझसे माफ़ी मांग लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो फिर याद रखना कि तुम्हें फायर भी किया जा सकता है। मैनेजर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस कंपनी के चेयरमैन तुम्हारे डैड है। फिर इतने में यहाँ पर चेयरमैन का असिस्टेंट यानी कि जिया के डैड का असिस्टेंट आया होता है और यहाँ पर मैनेजर उसे हंसकर बताने लगता है कि ये लड़की कितनी बड़ी फूल है, अपने आप को चेयरमैन की बेटी समझते हुए मुझे यहाँ फायर करने की धमकी दे रही है। तो फिर असिस्टेंट तो जिया को देखते ही साथ ही पहचानता है और उसे यंग लेडी बोलते हुए हेलो बोलने लगता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर फिर बातें करने लगते हैं कि वो सच में चेयरमैन की बेटी है। यहाँ पर ये मैनेजर भी शॉक हो जाता है और असिस्टेंट कह देता है कि अब तुम्हें यहाँ से फायर किया जा रहा है। जिया कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें बोली थी ना कि माफ़ी मांग लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, पर कोई भी नहीं मान रहा होता है। तो वो लिन से कहने लग जाता है कि यंग लेडी मैंने आपके कहने पर ही तो ऐसा किया था ना, तो आप तो मेरी साइड लो। तो लिन तो उल्टा इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाने के लिए ऑर्डर देती है। फिर इसके बाद वेडिंग वाले दिन यहाँ पर लिन रोते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और बताती है कि वैन फैमिली ने उसके लिए कार तक नहीं लेकर आया और इस बात से वो रो रही होती है। तो वैन फैमिली का जो हाउस कीपर है वो आकर बताने लगता है कि उसके और जो के बारे में जो इतना बड़ा स्कैंडल हो गया था उसकी वजह से मिस्टर हान की तरफ से ऑर्डर आया है कि उनकी शादी लो प्रोफाइल में होगी। तभी यहाँ पर जिया की एंट्री होती है और उसने तो बहुत ही अच्छी वेडिंग ड्रेस भी पहनी होती है और उसके लिए तो कार भी आई होती है। तो इस बात से स्टेप मॉम को भी गुस्सा आता है और वो लिन से कहती है कि जाओ तुम उससे पुश करो। तो लिन तो फिर यहाँ पर जल्दी से आकर जिया को ढकेल देती है। जिया जैसी गिरने वाली होती है तो हान जल्दी से उसे बचाता है और उसे कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं खुद यहाँ तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। जिया उस बारे में फिर याद करने लगती है और हान उसे उठा के यहाँ से लेकर जाता है और बस लिन और उसकी मॉम देखते रह जाते हैं। लिन कहने लगती है कि मॉम कहीं ये वैन फैमिली में शादी करने के बाद अपने राइट्स मुझ पे चलाकर मुझे बुली करी तो फिर। तो स्टेप मॉम कहती है कि उसके अंदर इतना दम नहीं, तुम डरो मत। वैसे भी हान ने बस उस लिन से इसलिए शादी की है ताकि वो सभी को एक एक्सप्लेनेशन दे सके, तो उसकी कोई वहाँ पर वैल्यू होने वाली नहीं है और उसके अंदर इतना दम नहीं कि वो हमसे लड़ सके, उल्टा हम उससे मजा चखाएंगे। फिर जिया और लिन यहाँ वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करने के लिए घर पे पहुंच जाते हैं और जो और लिन मिलकर इन दोनों के सामने इन लोग को टी सर्व करे होते क्योंकि आखिर हान अंकल है तो अब वो भी आंटी बन चुकी है। यहाँ पर सिस्टम जिया को इस बारे में बताने लगता है कि उसकी सिस्टर लिन उसके ऊपर ये गर्म चाय गिराकर उसे जलाने की प्लानिंग कर रही है, तो उसे जल्दी से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। लिन तो सोच रही होती है कि ये गरम गरम चाय वो उसके ऊपर गिराकर उसे मजा चखाना चाहती है। लिन जिया को यहाँ पर टी सर्व करने लगती है तो जिया उसे लेती नहीं है और यहाँ पर जो मेट्स है आपस में बातें करने लगते हैं और लिन की बुराई कर रहे होते हैं कि असल में जो की शादी जिया से होने जा रही थी, पर लिन जो कि उसकी स्टेप सिस्टर है उसने जो के साथ मिलकर उसे चीट करी, इसलिए ही वो अभी यहाँ पर उसे सजा दे रही है। लिन को गुस्सा आ जाता है और वो जानबूझ के बहाना करते हुए इस टी को जिया के ऊपर फेंकने वाली होती है, पर जल्दी से हान प्लेट का सहारा लेते हुए जिया को तो बचा लेता है और लिन को चिल्लाता है कि क्या वो यहाँ पर एल्डर्स की वेडिंग वाले दिन डिसरिस्पेक्ट करने आई है। जो लिन को चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे अंकल से पंगा मत लेना, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। यहाँ पर हान ऑर्डर दे देता है कि अब तुम इसके हस्बैंड हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम ही लोगे और फिर वो तो जिया के साथ हाथ पकड़ के यहाँ से अपने रूम में जाने के लिए निकलता है। फिर लिन भी जोर से कहने लगती है कि हम भी अपने वेडिंग रूम में चलते हैं, तो वो इसे चिल्लाता है कि तुमने ऐसी मेरी बेइज्जती करा दी हो, तुम अपना कहीं पे भी जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर वो उठ के चला जाता है और यहाँ पर मेड्स वगैरह फिर लिन के बारे में बुराई कर रहे होते हैं, तो वो इन लोगों को चिल्लाती है कि कुछ भी मत बोलो और वो जो के पीछे जाती है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि हान और जिया अपने रूम में होते हैं और जिया का यहाँ पर वेल बंद होता है और हान उससे बात करे जा रहा होता है। उसे बताता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब उसे देखते के साथ ही उसने डिसाइड किया था कि वो उसे खुश देखना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और अब फाइनली उन दोनों की शादी हो गई है। तो वो कह देता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और वैसे तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था और तुमने इस वजह से मुझसे शादी करी हो, तो अभी मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। फिर यहाँ जिया कुछ कह नहीं रही होती है तो हान जैसे ही उसका वेल हटाता है तो वो देखता है कि वो तो मजे में सो चुकी होती है। तो शेन उसे ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो उसे लेटाकर उसके फोरहेड पे किस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लिन को जैसे ही वो जो के रूम में आती है तो वो देखती है कि जो यहाँ है नहीं और इतने में फैमिली का रूल तोड़ने के लिए यहाँ पर मेड उसे पनिशमेंट देने पहुंच जाती है।
कि उसने फैमिली के हेड की वाइफ के साथ बदतमीजी करी है, तो इस वजह से उसे सजा लेनी पड़ेगी। लिन चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर मेड कह देती है कि अगर आप ये पनिशमेंट नहीं लोगी तो फिर वापस आपको आपके घर भेज दिया जाएगा और ये शादी मानी ही नहीं जाएगी। लिन को फिर ये पनिशमेंट लेनी पड़ती है और वो स्टिक से मार खा रही होती है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही होती है कि उसे मैडम के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फिर जिया जब यहाँ खाने के टेबल पर आती है तो वो लिन के हाथ में भी चोट देखकर पूछती है कि तुम्हारे हाथ में भी चोट लग गई। तो लिन चिल्लाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। तभी जो कहता है कि हम खाने पे फोकस करते हैं। फिर जिया जब यहाँ खाना खा रही होती है तो जो उसे देखकर सोचने लगता है कि मैंने पहले नोटिस नहीं किया था कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो यहाँ लिन को देख रहा होता है जो कि उसके ऊपर नजर रखी होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ये सब क्या मैस कर दिया हूँ। तभी लिन कहने लगती है कि अब हमें अपने पेरेंट्स के घर पे जाना होगा, लेकिन अंकल हान तो बिजनेस ट्रिप पर गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो तो तुम्हारे साथ चल पाएंगे। फिर जो भी इस लिन के साथ नहीं चलना चाह रहा होता है, पर लिन ने से गुस्से में पकड़ के लेके ही जाती है। जब ये लोग यहाँ पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं तो जिया की स्टेप मॉम कहने लगती है कि हान और तुम्हारी अब भी शादी हुई है और वो इतनी जल्दी बिजनेस ट्रिप पर चला गया और इतने इंपॉर्टेंट दिन में भी तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं आया। तो फिर लिन कहने लगती है कि मॉम आप पूछो मत, आखिरकार अंकल को सिस्टर से शादी करने के लिए फोर्स किया गया था। इनका रिश्ता मेरे और जो की तरह थोड़ी ना है, हमारे बीच में तो कितना प्यार है। और ऐसे लिन और यहाँ स्टेप मॉम जिया की बेइज्जती करना चाह रहे होते तो ये डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इन लोग को चिल्लाते हैं और जिया से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोग कहीं और चल के डिनर करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रियूनियन करके कोई मतलब नहीं है। और वो यहाँ से जिया को लेकर चले जाते। फिर जिया के डैड उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेकर जाते और उसे अच्छे से खाना सर्व करने लगते और कहते हैं कि उन्होंने सब उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करे। वो अपना माफी भी मांगते हैं कि उसकी मॉम की मौत के बाद उन्होंने कभी उसे अच्छे खाने की ट्रीट तो नहीं दी, लेकिन वो खुश होते कि अब उसकी इतनी रिच फैमिली में शादी हो गई है और वो तो फैमिली के हेड की वाइफ है, तो अब तो उसकी लाइफ अच्छी होने वाली है। ये सब बोलते हुए उसके डैड कहने लगते हैं कि मुझे बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। वो उससे बताने लगते हैं कि उसकी मॉम ने असल में उनकी फैमिली की कंपनी स्टार्ट करी थी और मरने से पहले उन्होंने एक विल छोड़ कर गई है और विल में ये है कि उन्होंने अपनी कंपनी के 40% शेयर जिया के नाम पर करके गई है और वो जब शादी करेगी तो वो उसे मिलेंगे। तो डैड कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हारी एक अच्छी और अमीर फैमिली में शादी हो गई है, तो क्यों ना तुम वो शेयर्स अपने डैड को दे दो। ये सुनते के साथ ही जिया कहती है कि यानी आज जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है वो सब शेयर्स की वजह से किया है। तो डैड उसे मनाने लग जाते हैं कि आखिर तुम अपने डैड की प्यारी बेटी हो ना, तो कम से कम इतना तो तुम अपने डैड को तुम्हें पालने के लिए रिपेक कर ही सकती हो। और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं साइन करने के लिए। तभी इतने में सिस्टम जिया को कहने लग जाता है कि उसे बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहिए। फिर जिया तो गुस्से में इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और अपने डैड को चिल्लाती है कि आपको मेरी नहीं पड़ी है, बस मेरी उस स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर की पड़ी है। आपने उनके लिए तो सोच लिया कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आपने मेरे बारे में सोचा कि मेरे पास आपके अलावा कोई और नहीं है? उनके पास तो फिर भी आप हो। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास वैन फैमिली है ना। तो फिर जिया कहती है कि सिस्टर की भी तो वैन फैमिली में शादी हुई है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि आखिर तुम मान क्यों नहीं रही हो, आखिर क्या तुम इतनी कंजूस हो। जिया अपने डैड को फिर कुछ जवाब नहीं देती और गुस्से में उठकर यहाँ से जाने लगती है। तभी इसे हान मिल जाता है और वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि वेडिंग वाले दिन सच में उसने लिन को उसे समझ लिया था। तभी यहाँ सिस्टम जिया को बताता है कि उसे अपने इस चीटर एक्स फियांसी को सबक सिखाना होगा। तो सीधा इसे थप्पड़ लगाती है। तो सिस्टम तो जिया की इस बिहेवियर पे तारीफ करता है। तभी जो कहने लगता है कि तुमने मुझे मारी, इसका मतलब है कि तुम अभी भी मेरी केयर करती हो। तो वो सीधा एक और थप्पड़ उसे लगाती है और कहती है कि फालतू में तुम मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो वो पूछता है कि आखिर क्या रीजन है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं। तो वो कहती है कि तुम बहुत ही अगली हो। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। और फिर रात में जिया को सिस्टम कह रहा होता है कि आज उसने सच में बहुत ही इंप्रेसिव काम करी है। तो जिया कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं इतनी डरपोक हूँ, तो मैं पक्का उस एग्रीमेंट को तो साइन कर दूंगी। मैंने उस वक्त बस ओरिजिनल ओनर के बारे में सोची जिसे उसकी मॉम ने ये सारे शेयर्स छोड़ के की है, तो आखिर मैं उसकी जगह डिसीजन लेकर ये किसी और को कैसे दे सकती थी। और वैसे भी जिन लोगों ने उसे बुली किया और उसकी कभी केयर नहीं करी, आखिर मैं उनकी साइड पर कैसे हो सकती हूँ। इतने में जिया को हान की कॉल आई होती है और वो कहने लगता है कि सॉरी, आज तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे जाना था पर मैं आ ही नहीं पाया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने जो खाने के डिशेस ऑर्डर करे थे वो सब मुझे बहुत पसंद आई। तब इतने में हान यहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि क्या सच में। तो जियो से देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम तो कल आने वाले थे। तो हान कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सैड होंगी, इसलिए मैं लास्ट फ्लाइट से जल्दी से यहाँ पर आ गया। तो जियो कहती है कि ठीक है, फिर तुम मुझे थोड़ा देर हक कर लेने दो और वो उसे हक कर लेती है।
और कहती है कि अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तभी यहाँ हान तो उसे किस करने की परमिशन मांग रहा होता है, तो जिया फिर उसे खुद ही किस कर लेती है। जिया उसे कह देती है कि मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ, ऐसे बोलकर वो भाग जाती है। फिर यहाँ पर हान भी स्माइल कर रहा होता है और दूसरी तरफ सिस्टम जिया से कहने लगता है कि अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी डरपोक नहीं कहूंगा, तुम तो कितनी ज्यादा ब्रेव हो। तो जिया तो बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है। फिर नेक्स्ट डे जिया अपनी फैमिली की कंपनी की यहाँ मीटिंग में गई होती है, जिसमें सारे शेयर होल्डर उससे कहने लगते हैं कि माना कि उसके पास 40% शेयर है, जो कि सबसे ज्यादा है, लेकिन सभी लोगों ने वोट करे और वोटिंग उसके लिए ज्यादा नहीं है, इसलिए वो कंपनी की चेयरमैन नहीं बन सकती। जिया सिस्टम से बात करने लगती है और कहती है कि अगर मैंने ये टास्क कंप्लीट नहीं करी तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो सिस्टम कहता है कि वो तो ऑफ कोर्स मिलेगा। फिर जिया तो अपसेट होती है और यहाँ पर लीनो से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा शेयर है तो क्या तुम चेयरमैन बन जाओगी। वो नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हमारे हैं, तो बिना किसी के वोट के तुम्हें चेयरमैन बनना है तो तुम्हें उसके लिए 60% शेयर चाहिए रहेंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम जहाँ से आई हो वहां पर वापस जाओ। जिया के डैड भी उसे कहने लगते हैं कि देखो अब जिद करना छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और वो शेयर्स तुम मुझे दे दो। तभी इतने में एक शेयर होल्डर को कॉल आती है और वो शॉक होकर इन सभी को बताने लगती है कि किसी पर्सन ने हमारी कंपनी के पूरे 60% शेयर खरीद लिए और वो अब हमारा नया चेयरमैन बन गया और वो अभी यहाँ पर आता ही होगा। तो ये लोग शॉक हो रहे होते हैं कि वो कौन है। इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और यहाँ पर सारे लोग तो शॉक होते हैं। जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इतने में जिया के डैड उसे कहने लगते हैं कि आखिर उसने पूरे 60% शेयर क्यों खरीदा, ये वर्थ इट नहीं थी। तो फिर हान बताता है कि मैंने ये अपनी वाइफ के लिए किया, मुझे कंपनी उसे वेडिंग गिफ्ट में देना था। और वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ जिया को देते हुए बताने लगता है कि अब तुम इस कंपनी के चेयरमैन हो। जिया ये सुनते के साथ ही जल्दी से फिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और यहाँ पर उसके डैड अपसेट हो जाते हैं कि अब सब बर्बाद हो गया। तभी यहाँ हान जिया की साइड लेते हुए उसके डैड को कहता है कि आपने जिया की मॉम की कंपनी 20 साल से हड़ पे बैठे, तो अब तो बस कंपनी अपने असली ओनर के पास पहुंच गई है और आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं करा, बस कंपनी ही लिया। और फिर ऐसा बोलने के बाद हान यहाँ से जिया का हाथ पकड़ते हुए चला जाता है और फिर यहाँ पर उसके डैड यहाँ पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। फिर घर आने के बाद जिया हान से इस बारे में पूछने लगती है कि यानी तुम जो बिजनेस ट्रिप पर गए थे वो इसलिए गए थे कंपनी को लेने के लिए। तो हान बताने लगता है कि जब मैंने सबसे पहली बार देखा था कि वो लोग तुम्हें किस तरीके से बुली कर रहे थे, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो लोग कभी तुम्हें बुली ना कर पाए। जिया फिर ये सुनते के साथ ही हान को किस कर लेती है और वो सोच रही होती है कि इतने हैंडसम लड़के को किस करके कितना अच्छा फील होता है। फिर यहाँ पर दोनों ही साथ में खेलने लग जाते हैं और इन लोग की ऐसी मस्ती की आवाज़ सुनकर मेड और हाउसकीपर यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं कि बॉस को हमने इतने टाइम बाद इतना खुश होते हुए देखे। फिर रात में मेड आंटी यहाँ पर जिया के लिए अच्छी सी ड्रेस चुनने में हेल्प कर रही होती है क्योंकि उसे कल हान के साथ कोई डिनर पार्टी में जाना है उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के घर पे। तो यहाँ पर फिर जिया पूछने लगती है कि आखिर वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है कैसी जो आप मुझे इतना अच्छे से तैयार होने बोल रही है। तो मेड आंटी तो हान के उस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट की बहुत ज़्यादा ही तारीफें बताने लगती है कि वो कितनी ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग है, इसलिए उसे भी उतना ज़्यादा अच्छा बन के जाना है ताकि उससे ज़्यादा अच्छी हो लगे। फिर यहाँ सिस्टम जिया को फिर से मिशन बताने लगता है कि उसे अपना ऑरा इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बनाना है कि हान की वो जो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। फिर पार्टी वाला दिन आ जाता है और जिया और हान के पास यहाँ पर उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जूलिन आई होती है और वो पूछने लगती है कि ये कौन है। तो हान जल्दी से यहाँ जिया का हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है और फिर वो कहता है कि रुको मैं अभी आता हूँ और वो इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चला जाता है। और जिया फिर जू के सामने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है पर जू इससे कोई बात नहीं करती और इतने में फिर यहाँ पर लीना आकर जिया को बताने लगती है कि मिस जू रिच फैमिली से बिलोंग करती है और अगर तुमने अंकल हान को शादी के लिए फोर्स न की होती ना तो आज ये मिस्टर हान की वाइफ होती। तो फिर जू लिन से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। तो लिन अपने बारे में बताती है। तो जू कहती है कि अच्छा तो वो तुम ही हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी कि तुमने कैसे अपनी सिस्टर की शादी वाले दिन अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस कर ली। तुम तो कितने ज़्यादा खराब हो, सच में इस पार्टी में तो कहीं से भी लोग उठ के आ जा रहे हैं। यहाँ पर लिन की बेइज्जती हो जाती है तो वो तुरंत अपना चली जाती है और यहाँ पर फिर जिया जू से कहती है कि तुम्हारा अब उससे कर्ज करके हो गया है तो कहीं मुझे मत कर्ज करने लग जाना। तो फिर जूही से बातें सुनाती है कि आखिर तुम हान की वाइफ हो तो ऐसे कैसे कोई दूसरी लड़की आकर कुछ भी तुम्हें बातें सुनाएगी और तुम चुपचाप सुनोगी। तुम्हें ऐसे डरपोक नहीं होना चाहिए, पता नहीं हान को तुम्हें क्या दिखा जो उसने तुमसे शादी किया। तो फिर जिया बताती है कि असल में
हान को मैंने फोर्स करी थी मुझसे शादी करने को। तो जू कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हान इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें करता है, तो उसे तो कोई भी कोई चीज़ भी कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। उसने अगर तुमसे शादी किया है तो वो पक्का उसकी चॉइस होगी। तो फिर जिया जू को बताने लगती है कि हान ने मुझे बताया कि मैं उस पपी की तरह हूँ जो बचपन में उसके पास था। तो इस सुनते के साथ ही जू शॉक होती है और फिर जिया को इस बारे में बताने लगती है कि हाँ, जब छोटा था तो वो छोटा सा डॉग उसका पेट था, पर उसके डैड उसे पालने के लिए नहीं मान रहे थे और उन्होंने जिद कर रहे थे कि अगर वो नहीं चाहता कि वो मरे तो उसे छोड़ना पड़ेगा। जू ये सब के बारे में यहाँ पर जिया को बताने लगती है कि वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और वो कहती है कि उसने तुम्हें इतना सब कुछ बताया, इसका मतलब है कि तुम डिफरेंट हो। जिया कहती है कि डिफरेंट मतलब? तो जू कहती है कि इसका मतलब है कि वो शुरू से ही तुम्हें लाइक करता है। और फिर यहाँ जू तो जिया से इम्प्रेस होती है और इसके साथ ड्रिंक भी टोस्ट करने के लिए मान जाती है। फिर पार्टी के बाद जिया और हान जब दोनों साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो जिया कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग एक डॉग पाल ले। तो वो कहता है कि अचानक से तुम डॉग पालना चाहती हो? तो जिया कहती है कि तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो हम सेम वैसे ही पालेंगे जैसा तुम्हारे पास बचपन में था। तो हान तो यहाँ जिया को उसकी इम्पोर्टेंस बताने लगता है कि वो अब उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसे वन एंड ओनली रखना चाहता है। ऐसा बोलकर वो हक कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे तो जिया अपना अकेले में बैठकर हान के बचपन की ड्राइंग बना रही होती है। इतने में मेड आंटी ये सब देखकर खुश होती है और फिर वो जिया को लंच बॉक्स पकड़ाकर कहने लगती है कि उसे ये हान को देने के लिए कंपनी जाना चाहिए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर जिया मान जाती है। इसके बाद जिया जब यहाँ हान की कंपनी पहुँचती है तो वो उसके एम्प्लॉयज़ को बताने लगती है कि मुझे प्रेसिडेंट हान से मिलना है। तो फिर वो स्टाफ उसे चिल्लाती है कि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो ऐसे प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकती, और वो तो यहाँ उससे बातें भी सुनाने लग जाती है कि तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हूँ जो कि हमारे प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने के लिए आती रहती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये सब सपने देखना छोड़ दो क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो ऐसी तुम जैसी लड़की को तो नहीं पसंद करने वाले। तो जिया तो ये सुनकर खुश हो रही होती है। जिया लंच बॉक्स यहीं रखती है और कहती है कि रुको, मैं खुद ही उसे यहाँ बुला लेती हूँ। और फिर वो कॉल लगाने जा रही होती है तो ये एम्प्लॉय कहने लगती है कि तुम यहाँ हमारे प्रेसिडेंट को बुलाओगी, तुम अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रही हो, अगर वो यहाँ पर आ जाए ना तो मैं तो तुम्हें सेलिब्रिटी मान लूँ। तभी इतने में जिया यहाँ पर हान को हाई करने लगती है और बताती है कि वो यहाँ पर आ गया। एम्प्लॉय को तो यकीन नहीं हो रहा होता है और वो फिर देखकर शॉक हो जाती है कि हान सच में यहाँ पर आया, और वो जिया को देखकर स्माइल कर रहा होता है। हाँ, जिया को थैंक्स करने लगता है कि वो उसके लिए लंच बॉक्स लेकर यहाँ पर आई। फिर वो एम्प्लॉय तुरंत ही जिया से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आप ही बॉस की वाइफ हो। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, और वो हान के साथ उसके ऑफिस में जाती है। फिर हान उसका लाया हुआ लंच करने के बाद यहाँ पर अपने ऑफिस में आ जाता है काम करने के लिए, और जिया बैठे बैठे सो जाती है। तो फिर वो तुरंत ही उसे अपने कोट से कवर करने लग जाता है और देखता है कि जिया ने जो ड्राइंग करी होती है वो उसकी बचपन वाली ड्राइंग होती है। ये देखकर फिर वो उस ड्राइंग में कुछ और चीज़ें ऐड करता है। फिर जब जिया की नींद खुलती है तो वो ये ड्राइंग देखकर खुश हो जाती है कि उसने उसमें उसे भी बना दिया है। फिर दोनों साथ में जब घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर लोग देखते हैं कि हान के डैड और उसकी स्टेप मॉम आई होती है, और डैड यहाँ पर हान को चिल्ला रहे होते हैं कि उसने शादी भी कर लिया और उन्हें बताया तक नहीं। वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे अपना डैड भी मानते हो कि नहीं। स्टेप मॉम यहाँ हान को बातें सुनाने लगती है कि तुम मुझे मॉम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने डैड को तो मान ही लेते। तो हान के डैड तो कहने लगते हैं कि रहने दो, ये बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। डैड यहाँ पर जिया को देखते हुए कहते थे कि ये लड़की तो बिल्कुल भी तुम्हारे लायक की नहीं है, इसलिए इस लड़की को डिवोर्स दे दो और किसी अच्छी फैमिली की लड़की से शादी कर लो। तो फिर यहाँ सिस्टम जिया को तुरंत ही टास्क देता है कि उसे हान के डैड और स्टेप मॉम को अपनी स्पिरिट दिखानी होगी और दिखाना होगा कि वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाली लड़की है और उसके बिल्कुल लायक है। फिर यहाँ पर हान जिया की साइड लेते हुए अपने डैड को कुछ कहने जा रहा होता है तो जिया उसे रोकती है और वो फिर हान के डैड से कह देती है कि मेरे और हान के बीच में आप ऐसे डिवोर्स नहीं करवा सकते, ये हमारे बीच का मैटर है और हमने अपनी मर्जी से शादी करें, तो आप होते कौन है ऐसे बोलने वाले। तो फिर ये सुनने के साथ ही हान के डैड कहने लगते हैं कि देखो इस लड़की को, ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। तो हान कह देता है कि ये मेरी वाइफ है तो इसके पास पूरा राइट है कि वो जो चाहे वो बोल सकती है। तो फिर इस पर हान की स्टेप मॉम भी कहने लगती है और उसके डैड भी कहने लगते हैं कि उसे अपनी वाइफ को और इस फैमिली को मैनेज करना नहीं आ रहा है, तो इसलिए कल से वो यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं और अब से वो मैनेज करेंगे सब कुछ और इन दोनों को भी। तो फिर जिया और हान दोनों ही उन्हें साथ में मना कर देते हैं और फिर यहाँ पर हान तो अपने डैड से कह देता है कि आपने मेरी मॉम को चीट किया और लास्ट टाइम उन्हें आपने देखने भी नहीं आए, तो आपने सारा हक खो चुके हो यहाँ पर वापस आने का। तो डैड गुस्सा होते हैं कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे और वो उसे अपने स्टिक से मारने वाले होते हैं, पर तभी मेड आंटी उन्हें रोक लेती है और चिल्लाती है कि मैंने इतने सालों से यहाँ पर काम करके देखी हूँ
कि यहाँ पर आपने मिस्टर हान और उनकी मॉम को किस तरीके से ट्रीट किया है, इसलिए मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। वो इन लोगों को अपने क्लीनिंग वाले मॉब से डराने लग जाती है और डरा के उन लोगों को यहाँ से भगा देती है। फिर जिया तो यहाँ पर आंटी की बहुत तारीफ करने लगती है कि आप तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो, आप तो इस फैमिली की बॉडीगार्ड निकली। इतने में लाइट्स अचानक से कट हो जाती है तो जिया डर के हान को आवाज़ देने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। इतने में हान यहाँ पर उसके लिए बर्थडे केक लेकर आया होता है और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहा होता है और बताने लगता है कि उसने पहले से प्रिपरेशन करके रखा था पर उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ये सारे हंगामे भी होंगे, तो वो उसके लिए सॉरी बोल रहा होता है। तभी जिया तो जल्दी से उसे किस कर लेती है और वो मन में सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें मेरा बर्थडे याद होगा और वो मुझे चेरिश करने वाले होंगे, मुझे प्रोटेक्ट करने वाले। और फिर हाउसकीपर और मेड आंटी मिलकर इन दोनों के लिए फायर क्रैकर भी जलाने लगते हैं और मेड आंटी को तो लग रहा होता है कि जल्दी ही उन्हें एक छोटा सा यंग मास्टर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया यहाँ सो रही होती है तभी मेड आंटी उसे उठाने आती है और कहने लगती है कि आप ना रूम से बाहर मत निकलना, असल में नीचे आपके डैड और स्टेप मॉम भी आए हुए हैं और मिस्टर हान के डैड अभी उनसे बात कर रहे हैं। तो जिया ये सुनकर शॉक होती है और इतने में सिस्टम फिर उसे मिशन देने लग जाता है कि उसे उन लोगों को यहाँ से बाहर भगाना होगा। तो जिया ये सुनते के साथ ही कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। वो अपसेट होती है तो सिस्टम उसे चीयर अप करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम ये कर सकती हो। जिया तो डर रही होती है कि मुझे तो आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं आता है तो आखिर मैं उनसे क्या ही लड़ूंगी। फिर उसे कोई आइडिया आ जाता है और वो तुरंत ही मेड आंटी को कान में उस आइडिया के बारे में बताने लगती है और वो आइडिया ये होता है कि मेड आंटी यहाँ पर आकर इन दोनों लोगों के बीच में झगड़ा लगा देती है। तो यहाँ पर फिर हान के डैड इन लोगों की बेइज्जती करते हैं कि एक तो तुम्हारी गरीब फैमिली की लड़की हमारे घर पे आ गई है और तुम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट भी चाहते हो अपनी कंपनी के लिए, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। और वो लोग भी यहाँ पर हान के डैड को बातें सुनाते हैं कि तुम्हें भी इस फैमिली से निकाला जा चुका है तो तुम भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग एक दूसरे से झगड़ते हुए यहाँ घर से बाहर चले जाते हैं और मेड आंटी तो खुश हो जाती है कि काम बन गया। फिर वो जिया की तारीफ करती है कि मैडम आप तो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया फिर से कोई पार्टी में गई होती है और इस बार तो जू के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दोनों मज़े में यहाँ पर पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी हम यहाँ पर लिन को देखते हैं जो कि चुपके से यहाँ वाइन में ड्रग मिला रही होती है और फिर वो यहाँ वेटर को बुलाकर उसे पैसे देते हुए इस वाइन को जिया तक पहुँचाने का काम दे देती है। और फिर जब ये वेटर यहाँ जिया को वाइन पकड़ाता है तो जिया वाइन पीने वाली होती है पर जल्दी से यहाँ सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि उस वाइन में ड्रग मिला हुआ है। वो जिया रुक जाती है और यहाँ सिस्टम उसे कह देता है कि अब उसका टास्क है कि उसे अपने एनिमी से अच्छे से फाइट करना होगा। तो जिया कहती है कि अरे तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि आखिर इसमें ड्रग मिलाया किसने। फिर जिया तुरंत ही वाइन लेकर यहाँ पर जाने लग जाती है और तभी उसे जो मिल जाता है और वो उसे वाइन लेकर खुद ही पी लेता है। तभी इतने में यहाँ पर लिन तो वेटर को ऑर्डर दे रही होती है कि जिस बंदे ने वाइन पिया है वो उसे होटल रूम तक छोड़ कर आए और वो उसे अपना कार्ड दे देती है। फिर इतने में सिस्टम जिया को बताता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम करी, अब काउंटर अटैक होगा। वेटर तो यहाँ पर जो को पकड़ के अपने साथ होटल रूम में लेकर जाता है। जिया तो शौक रह जाती है कि उसने तो कुछ करी ही नहीं। तभी इतने में जू यहाँ पर आ जाती है और जिया से कहती है कि यहाँ पर कितना बोर हो रहा है, चलो हम लोग बाहर वॉक करने चलते हैं और वो उसे लेकर चली जाती है। तभी इतने में लेन यहाँ पर अपने उस बंदे को कॉल करके कह देती है कि जैसा प्लान हुआ था आप अपना काम शुरू कर दो। तो वो कहता है कि तुमने तो बोली थी कि एक छोटी सी लड़की आने वाली है लेकिन ये तो काफ़ी डिफरेंट है। तो लिन चिल्लाती है कि बकवास बंद करो और हमारा प्लान पूरा करो। और फिर प्लान के हिसाब से लिन सभी पब्लिक के सामने जाकर रोने धोने का नाटक करने लगती है और उन्हें बताने लगती है कि मेरी सिस्टर ने मेरे ब्रदर इन लॉ को चीट कर दिए। पहले तो मैं ये बात छुपाने का सोच रही थी लेकिन मेरी सिस्टर ने जिस बंदे के साथ चीट करी है उसने मुझे वीडियो भी सेंड कर दिए और वो सभी को स्क्रीन पे वो वीडियो दिखाना चाह रही होती है। और इस तरीके से लिन सभी पब्लिक के सामने जिया की बेइज्जती करना चाह रही होती है। इतने में इस पार्टी में हान पहुंच जाता है और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है लिन को पकड़ने का। तो वो लोग जाके लिन को पकड़ लेते हैं तो लिन चिल्लाने लगती है कि आखिर मिस्टर हान अभी भी आप अपनी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो आपको चीट कर रही है, क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हान कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा बिलीव है, वो मुझे चीट कर ही नहीं सकती और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ यहाँ पर खड़े सारे लोग को मेरी वाइफ पे बिलीव होगा। तो सभी लोग तो यहाँ पर हान की साइड ले रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मिस लिन हमें आपकी असलियत अच्छे से पता है कि आपने कैसे मिस्टर जो को फंसाई हो, तो आप पर तो हम बिलीव नहीं करने वाले। फिर यहाँ पर हान ऑर्डर कर रहा होता है कि इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। तो लिन गुस्से में फिर बटन प्रेस कर देती है ताकि सभी लोग वो वीडियो देख ले। पर उस वीडियो में तो जो नजर आ रहा होता है किसी लड़के के साथ। तो ये वीडियो देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ पर हान अपनी फैमिली के बदले में
उनसे सॉरी कह रहा होता है कि उसकी फैमिली के बारे में ऐसे स्कैंडल पे स्कैंडल होते जा रहे हैं और वो कहने लगता है कि इस चीज़ को अब मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। लिन तो खुशी हो जा रही होती है। तभी सारी पब्लिक उससे कहने लगते हैं कि मिस लिन ने तो कितना सफ़र करी है। फिर वो अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि अंकल आप उसे छोड़ देना और मेरे लिए माफ़ कर देना। हान कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, मैं उस जो को अच्छे सबक सिखाऊंगा। तो लिन जो का नाम सुनकर शॉक होती है और फिर वो खुद वीडियो देखती है तो उससे पता लगता है कि उस वीडियो में जिया नहीं बल्कि उसी का हस्बैंड जो नजर आ रहा है और उसके ऊपर ड्रग का नशा इतना चढ़ गया होता है कि वो तो उस आदमी को सेड्यूस करने लगता है और उसे किस करना चाह रहा होता है। तो वो आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद होने की वजह से जा ही नहीं पाता। लिन शॉक होती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी यहाँ पर जिया भी पहुंच जाती है और वो कहने लगती है कि ये क्या वीडियो चल रहा है। तो जल्दी से जूस की आंखें बंद करने लगती है कि बच्चे लोग को ये नहीं देखना चाहिए। मैंने तो सोची नहीं थी कि वो मिस्टर जो इतने ज़्यादा यूनिक टेस्ट का है, उसे लड़की पसंद है। जिया भी हंसने लग जाती है। तभी इतने में लिन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि मैं और कहाँ रहूँगी। फिर जो कहने लगती है कि अगर उस जो ने जिया की वाइन ना छीना होता तो मुझे ऐसी गुस्सा ना आती और मैं जिया को बाहर लेकर जाती नहीं। तो इस सुनने के बाद लिन को पता लगता है कि जो वाइन उसने जिया को देने के लिए भेजी थी वो जो ने पी लिया। फिर यहाँ पर हान के गार्ड्स जो और उस आदमी को पकड़ के लाते हैं और वो आदमी यहाँ पर लिन से कहने लगता है कि तुमने तो मुझे बोली थी कि मुझे किसी लड़की के साथ रोमांस करना होगा और उसका वीडियो बनाना होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो मुझे बुली किया गया है, तो तुम्हें मुझे उसके पैसे पे करने होंगे। तो फिर वो चिल्लाती है कि मैंने कोई तुम्हें ऑर्डर नहीं दी थी। हान ये सुनने के साथ ही अपने असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है और फिर यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को कहकर जो के ऊपर पानी छिड़का कर उसे होश में लेकर आता है। जो जैसे यहाँ पर अपना ये वीडियो देखता है तो वो शॉक रह जाता है और रोने लग जाता है कि मेरी इज्जत तो गई। और वो कहता है कि अंकल अब आपको मेरी साइड लेना पड़ेगा। तभी यहाँ पर हाथों से दूर करने लगता है। तो जो कहता है कि अंकल आप भी अब मुझे डिस्गस्टिंग समझ रहे हैं। तो जिया एक्सप्लेन करती है कि वो तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं समझ रहा है बल्कि वो जर्मोफोब है, उसे गंदी चीज़ें पसंद नहीं। तो ये सुनकर तो जो को और रोना आ रहा होता है। फिर इतने में गार्ड्स यहाँ पर उस वेटर को पकड़ के ले आते हैं और वो सब बता देता है कि मिस लिन ने ही उसे ऑर्डर दी थी वाइन उस लड़की को देने का। और फिर यहाँ पर वो आदमी भी बता देता है कि इसने ही मुझे उस होटल रूम में भी भेजी थी। तो फिर यहाँ पर हान को ये सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो कह देता है कि अब उन दोनों को सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो चला जाता है। तो जो कहने लगता है कि अंकल मैं इन सब में विक्टिम हूँ और उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वो लिन को थप्पड़ लगाकर चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पर फंस चुका हूँ। तो वो कहती है कि मेरी बात सुनो, मैंने सोची नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो वो उसे थप्पड़ लगा कर वापस कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रही हो, आखिर तुम जैसी खराब लड़की के साथ मेरी शादी कैसे हो गई। तो फिर लिन यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगती है। जो कह देता है कि कभी नहीं और वो इसे छोड़कर चला जाता है। फिर लिन जब वापस घर आती है तो मेड यहाँ उसे डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट देते हुए और उसका लगेज देते हुए घर से निकाल रही होती है कि अब उसका जो के साथ डिवोर्स हो रहा है तो उसे अब यहाँ पे रहने नहीं मिलेगा। तो लिन तो कहने लग जाती है चिल्ला चिल्ला कर कि वो कोई डिवोर्स नहीं लेने वाली है। पर यहाँ मेड आंटी तो कह देती है कि अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो भी लिन नहीं मानती है और उस डिवोर्स के कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ते हुए खाने की कोशिश करती है, जिसके बाद फिर उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो यहाँ पर जिया उसके पास बैठी होती है। तो फिर लिन उसे कहने लगती है कि तुम ज़रूर मेरे बारे में ऐसा सोचती होंगी ना कि मैंने पैसे और पावर के लिए जो से शादी करी हूँ। तो जिया कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। तो लिन कहने लग जाती है कि मैं जो से सच्चा प्यार करती हूँ और मैंने कोई पैसे के लिए इस फैमिली में शादी नहीं करी हूँ। जो और मेरे बीच में सच्चा प्यार है, क्या तुम सच्चा प्यार जानती भी हो। तो जिया कहती है कि नहीं। तो लिन कहती है कि तुमसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख भी कैसे सकती हूँ, उल्टा मैंने तुम्हें हराई हूँ। तभी इतने में जिया को यहाँ पर सिस्टम की तरफ से फिर से टास्क मिलता है कि उसे लिन को रुलाना है। तो जिया तो पहले ही हार मान लेती है कि वो ऐसा कैसे कर पाएगी। तो सिस्टम कहने लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए, तुम ये कर सकती हो। लिन उसे कहने लगती है कि तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम्हें पता है जो मेरे लिए कितनी केयर करता है। जब मुझे ऑफिस जाना रहता था तो वो मुझे छोड़ने भी जाता था और पिक करने भी जाता था। क्या कभी हान ने तुम्हारे लिए करा है। तो जिया कहती है कि एक बार भी नहीं, वो तो मुझे बहुत सारी लैम्बोर्गिनी की चाबी देकर खुद ही ऑफिस से जाने और आने के लिए बोल रहा था। तो ये सुनकर लिन को गुस्सा आई होती है। फिर वो कहती है कि जो ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना भी बनाया है, तो क्या कभी हान ने तुम्हारे लिए खाना बनाया। तो जिया कहती है कि एक भी बार नहीं, लेकिन उसने मेरे लिए 5 स्टार वाले बहुत सारे शेफ्स को ऑर्डर दे दिया, मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाने बोला। ये सुनकर फिर लिन को और गुस्सा आ रही होती है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे फिर अपना लग्जरी कार्ड दिखाने लगती है और कहती है कि ये जो ने मुझे दिया है जिससे मैं जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकूँ।
तो बताओ क्या हान ने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया? तो जिया कहती है कि नहीं, एक भी नहीं दिया, लेकिन हाँ उसने मेरे नाम पर बहुत सारे लग्जरी स्टोर कर दिया। तो क्या ये चीज़ काउंट होगी? लिन तो शौक होकर अपना कार्ड गिरा देती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, क्योंकि लिन तो यहाँ फूट फूट के रोने लग जाती है और टिश्यू पे टिश्यू खराब कर रही होती है और जिया से कहने लगती है कि तुम कैसे यहाँ लोगों को बुली कर रही हो। और यहाँ पर फिर सिस्टम जिया को बताने लगता है कि उसने अपना ये टास्क कंप्लीट कर ली, या मेरा डिवोर्स हो रहा है और तुम मेरे सामने अपना लव शो ऑफ कर रही हो। तो जिया कहती है कि मैंने ऐसा नहीं करी। तो लिन कहती है कि झूठी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें तुम अभी शो ऑफ कर रही थी जो मेरे पास नहीं है। तो जिया कहती है कि है तो तुम्हारे पास। तो लिन को और गुस्सा आ रही होती है और वो रोई जा रही होती है। फिर रात में जिया कुछ सोच रही होती है और उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो हान कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तो जिया उससे पूछने लगती है कि तुम कहो कि क्या हम दोनों के बीच में सच्चा प्यार है? तो हान कहता है कि क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है? तुम बताओ, मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा। जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब था कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुकिंग नहीं करी और ना ही तुम्हें कोई अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट दी। तो क्या मेरा जो तुम्हारे लिए प्यार है वो नकली है? तो हान कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा तुमने जो मुझे दी हो ना वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो जिया कहती है कि लेकिन आज तक मैंने तो तुम्हें कोई एक्सपेंसिव चीज़ दी नहीं। तो हान कहता है कि तुम ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, तो तुम अगर मेरे पास हर रोज़ रहो ना तो मैं तो इस दुनिया का रिचेस्ट मैन होऊंगा। तो जिया कहती है कि फिर तो मैं भी इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन हूँ जो तुम मेरे पास हर रोज़ होते हो। और फिर दोनों ही ऐसे एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हान तो यहाँ किचन में आकर कुकिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो मेड आंटी काफ़ी शौक होती है और कहने लगती है कि यंग मास्टर, आखिर आपको ऐसे खाना पकाने की क्या ज़रूरत है? तो वो कहता है कि मैंने आज तक जिया के लिए कुछ किया नहीं हो, तो मैं कम से कम खुद से उसके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। एक छोटी चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर हान को तो यहाँ पर कुकिंग का सी भी नहीं आ रहा होता है और वो तो उल्टा यहाँ पर आग लगा देता है। तो मेड आंटी जल्दी से फिर संभालती है। इसके बाद हान ने जो खाना बनाया होता है वो यहाँ हाउसकीपर और मेड आंटी को खाने के लिए देता है, जो कि पूरा जला हुआ खाना होता है। और ये देखकर वो बेचारे भी शौक होते हैं और बस उसकी झूठी तारीफें करते हैं। इवन जब यहाँ पर जिया भी उसका बनाया हुआ सूप टेस्ट करती है तो वो पूछ रहा होता है कि कैसा बना है। तो जिया फिर सूप टेस्ट करने के बाद शौक होती है कि वो इतना गंदा है, पर वो उसे कहती है कि नहीं, बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पर फिर हाउसकीपर कहने लगता है कि हाँ सच में मास्टर ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, और पता है उनकी खाना बनाते हुए उंगलियां भी जल गई। तो जिया ये फिर देखते के साथ ही फिर हान की फिक्र करने लगती है कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा, और फिर वो उसको खुश करने के लिए पूरा सूप पी जाती है। फिर हान बड़ा ही खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब मैं कंपनी जा रहा हूँ। जैसे ही वो यहाँ से जाता है तो जिया को तो यहाँ वॉमिटिंग होने लग जाती है और वो कहती है कि उसका बनाया हुआ सूप सच में बर्दाश्त करने लायक नहीं था। तभी मेरी आंटी कहने लगती है कि आपको अचानक से वॉमिटिंग कैसे हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो? तो जिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मेरी आंटी कहती कि नहीं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उससे तो मुझे लग रहा है कि अब ग्रैंडसन आने वाला है। तो जिया फिर मेरी आंटी से बताती है कि वो बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगा रही है, क्योंकि अभी तक उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनते के साथ ही मेरी आंटी को शौक लगता है कि आखिर मास्टर बीमार कैसे हो सकते हैं। वो कहती है कि मैडम आप फिक्र मत करो, मैं बॉस के लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन बनाती हूँ ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर वो खाने के टाइम पर हान के लिए वही सारे खाने प्रिपेयर करती है जिससे वो ठीक हो, और साथ ही में टॉनिक वाला सूप भी। और वो उसे और जिया दोनों को ही एक एक ग्लास कोई स्पेशल वाली ड्रिंक देती है, जिसे फिर जिया यहाँ पर हान को ला के देती है। और हान कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो जिया जल्दी से फिर अपना वाला ग्लास पी लेती है, तो उसे तो फिर चक्कर आने लग जाता है और वो इतनी नशे में हो जाती है कि वो हान से कहने लगती है कि मुझे तुम्हें अपना कोई सीक्रेट बताना है, लेकिन पहले हमें कोई सेफ जगह चलना होगा। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है कि अब ये बिल्कुल सेफ जगह, चलो मैं बताती हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत। तो हान पूछता है कि बताओ फिर तुम्हारा क्या सीक्रेट है। जिया कहती है कि मेरा सीक्रेट है कि मैं हान को लाइक करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसा बोलकर वो बेहोश होने लगती है और फिर से उठकर उसे बताती है कि लेकिन इस बारे में किसी को तुम बताओगे नहीं, ठीक है? तो वो कहता है कि हाँ नहीं बताऊंगा। फिर जिया तो अपना सो जाती है और इसके सोने के बाद हान तो यहाँ खुश हो रहा होता है और वो अपने आप से बातें करने लगता है कि मेरा भी एक सीक्रेट है कि मैं सबसे ज़्यादा जिया को लाइक करता हूँ। और वो कहता है कि इस बारे में पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। नेक्स्ट डे जिया अपने कंपनी में काम करने जाती है और असिस्टेंट कंपनी के नई जो ज्वेलरीज है वो लाकर दिखा रहा होता है कि उनकी बिल्कुल सेल्स नहीं हो रही है। तो जिया कहती है कि ये सारी ज्वेलरीज तो कितनी अच्छी है। फिर इतने में सिस्टम जिया को टास्क देने लगता है कि अब उसे अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सेल्स करवाना है। फिर जिया जू से मिलने जाती है और उसे इस बारे में आइडिया लेने लगती है कि आखिर वो कंपनी के अपनी ज्वेलरीज कैसे बेचे। तो फिर जू कहती है
कि मैं तुम्हें एक फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया बताती हूँ कि अभी 3 दिन बाद ऑक्शन पार्टी रहेगी, तो तुम वहाँ पर जाना, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम वैन फैमिली की हो, तो सारे रिपोर्टर्स और लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर होगी। तो सोचो, तुम जो सारी ज्वेलरीज पहनी रहोगी वो ज़रूर बिकेंगी। तो जिया को फिर यहाँ पर जू का आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे थैंक्स करती है। फिर जिया और जू दोनों मिलकर यहाँ ऑक्शन पार्टी के लिए जब जाते हैं तो एंट्री गेट पर उन लोगों को ऑक्शन इवेंट के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना होता है, तो वो लोग ने जो ब्रेसलेट लेकर आए थे वही वो लोग दे देते हैं। फिर अंदर उन लोग को एंट्री मिल जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो और लिन दोनों आए होते हैं और जो यहाँ पर लिन को समझाने लगता है कि आज की ऑक्शन पार्टी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉटलाइट जीतनी है, ताकि फिर उनको इन्वेस्टमेंट मिल सके, तभी फिर उनका फ़ायदा होगा और वैन फैमिली के सामने फिर वो अपना सर ऊंचा करके घूम पाएगा। तो वो कह रहा होता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही मेरा साथ देना, पर तभी स्टाफ इन लोग को रोक देता है कि बिना कोई डोनेशन के उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो फिर जो बताने लगता है कि तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ, रिचेस्ट फैमिली का हूँ मैं। तो फिर ये स्टाफ तुरंत ही कॉल लगाता है और फिर इन लोगों को फिर भी रोक कर कह देता है कि वैन फैमिली के मिस्टर हान और उनकी वाइफ ऑलरेडी ऑक्शन पार्टी के लिए आए हुए हैं, तो आपका तो इनविटेशन लिस्ट में नाम है ही नहीं, तो या तो डोनेशन करो या तो जाओ यहाँ से। तभी पीछे कोई बंदा आया होता है और वो कहने लगता है कि अगर उन्हें नहीं जाना है तो फिर वो लोग लाइन से हट जाए। तो फिर जो उस बंदे को बातें सुनाने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो और मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर वो बंदे का असिस्टेंट बताने जा रहा होता है कि वो आखिर कोई मामूली बंदा नहीं है, पर वो बंदा रोक लेता है कि रहने दो। फिर यहाँ पर जो आइडिया लगाता है कि अब कुछ ना कुछ डोनेशन के लिए चाहिए, तो वो तो लिन के ईयरिंग्स निकाल कर वही डोनेट कर देता है और लिन के साथ फिर अंदर जाता है। फिर जैसे ही ऑक्शन इवेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहली बिडिंग लगने जा रही होती है जिया की दी हुई चीज़ की, जो कि असल में एक नेकलेस होता है, जिसे देखते ही जिया जू को बताने लगती है कि गलती से मैंने ब्रेसलेट की जगह अपनी कंपनी का प्रोडक्ट दे दी। तो जी जानकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं कि अब क्या करें। फिर जू समझाती है कि कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग लगा के उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। पर तभी यहाँ पर लिन इस नेकलेस के ऊपर 25 मिलियन की बिडिंग लगा देती है और वो लोग यहाँ पर उस ओल्ड मैन से कहने लगते हैं कि तुम तो बड़े अमीर बोल रहे थे ना अपने आप को, तो तुम भी बिडिंग लगाओ। तो फिर वो मना करता है कि नहीं, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। तभी जिया अपनी इस नेकलेस को खरीदने के लिए उन लोग से थोड़ी ज़्यादा बिडिंग लगाती है, तो फिर वो लोग भी और आगे लगाते हैं। ऐसे करते करते ये अमाउंट 50 मिलियन तक पहुंच जाता है। तो जू जिया से पूछती है कि अभी हमारे पास कितने पैसे, तो जिया बताती है कि मैं सिर्फ 1000 युआन लेकर आई हूँ। ये सुनते के साथ ही जू को शौक लगता है कि इतने कम पैसे, इसमें क्या ही होगा। फिर वो कहती है कि देखो अभी हम मना कर देते हैं और कोई बिडिंग नहीं लगाते, देखते हैं आगे क्या होगा। जो और लिन तो यहाँ शो ऑफ के चक्कर में 80 मिलियन की बिडिंग लगा चुके होते हैं और इससे कोई आगे बढ़ा नहीं रहा होता है, तो ये बिडिंग वो लोग जीत जाते हैं। तो दोनों के दोनों को शौक लगता है कि अब ये पैसे वो लोग कहाँ से भरेंगे। फिर वो लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि चलो जल्दी से भाग लेते हैं, पर तभी स्टाफ उन दोनों को रोकती है और कहती है कि वो लोग पैसे पे कर ले, उसके बाद ही उन लोग को बाहर जाने मिलेगा। जो काफ़ी बहाने करने लग जाता है और फिर अपनी वॉच देते हुए कहता है कि ये पूरे 80 मिलियन के तो मैं ये देना चाहूँगा, पर वो लोग मना करती है कि नहीं, इससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें कैश चाहिए या फिर बैंक में चाहिए। तभी यहाँ पर वही जो ओल्ड मैन होता है वो इन लोग से कहने लगता है कि तुम लोग तो बोल रहे थे तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो अब क्या हुआ, तुम इतना सा पैसा नहीं पे कर पा रहे हो और बड़ी बिडिंग लगाने चले थे। तो फिर जो और लिन यहाँ पर इस ओल्ड मैन को बातें सुनाने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो जिया को इस चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो इन लोग को चिल्लाती है कि चाहे जो हो जाए, आखिर ऐसे कैसे वो लोग किसी ओल्ड मैन की ऐसे बेइज्जती कर सकते हैं और इतनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं। फिर जिया को यहाँ पर सिस्टम कहता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड होने के नाते इन लोगों को सबक सिखाना होगा और उस ओल्ड मैन को इनसे माफ़ी मंगवानी होगी। तो फिर जिया माफ़ी मंगवाने के लिए यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि ठीक है, तुम लोग ने जो इस ओल्ड मैन की बेइज्जती करे हो इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगो और बदले में मैं तुम लोगों का ये कर्जा निपटा दूंगी। तो फिर इस कर्जे को भरवाने के लिए यहाँ पर जो मान जाता है कि ठीक है, और वो और लिन दोनों ही मिलकर इस ओल्ड मैन से सॉरी कहते हैं। तो फिर वो ओल्ड मैन इन लोग की सॉरी एक्सेप्ट करते हुए जिया को बहुत थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी इज्जत रखने के लिए इतना कुछ करी। और फिर वो बदले में जिया के लिए इस ज्वेलरी को 80 मिलियन में खरीदने की बात कर देता है और कहता है कि इस ज्वेलरी को मेरी तरफ से इस लेडी को गिफ्ट में दे दो। तो यहाँ पर जिया का भी काम बन जाता है और वो तो हैप्पी हो जाती है। और ये ओल्ड मैन मिस्टर हुओ को जब पता लगता है कि ये नेकलेस असल में जिया ने बनाई है और वो उसकी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो तो तुरंत उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाते हैं। तो जिया का यहाँ पर एक और टास्क कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है।
तभी यहाँ जब जो को पता लगता है कि ये बंदा असल में एक इंटरनेशनल कंपनी का चेयरमैन है, तो वो बहुत उसे तमीज़ में बात करने लगता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा होता है। पर वो बंदा साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं ऐसे उड़ाऊंगा। फिर वो ओल्ड मैन तो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फिर जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, तो लिन उससे कहने लगती है कि आखिर अब हम क्या करेंगे, तुम कहीं मुझे अब डिवोर्स तो नहीं दे दोगे। तो वो इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से ऐसी मेरी और बेइज्जती हो चुकी है। तो यहाँ पर फिर लेनी से कहने लग जाती है कि जिया ने सब जानबूझ के करी है तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए, वो सब इसलिए कर रही है क्योंकि तुमने उसे छोड़कर मुझे चूज करे और मुझे शादी कर ली। तो फिर ये बड़ा खुश होता है कि अच्छा, तो मैं मेरे अंकल से भी ज़्यादा चार्मिंग हूँ कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। जिया और जू ये सब सुन रहे होते हैं और जू को गुस्सा आने लगती है, तो जिया उसे कहती है कि छोड़ो हम लोग चलते हैं। तब यहाँ जो भी लिन को छोड़कर जा रहा होता है कि दोबारा मेरे पीछे मत आना। तभी फिर लिन यहाँ बैठ के रोने लग जाती है और यहाँ इतने में सिस्टम जिया को फिर से टास्क देता है कि उसे इस विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर को 10 सेकेंड के अंदर चुप कराना होगा कि वो रोए ना। तो जिया जल्दी से लिन के पास आती है और उसे टिश्यू देते हुए कहने लगती है कि तुम प्लीज़ रो मत। तो लिन और चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से जो मुझे छोड़कर चला गया है और तुम यहाँ मुझसे कह रही है कि मैं रो नहीं, और वो और फुट फुट के रो रही होती है। तो सिस्टम जिया को वार्निंग दिया जा रहा होता है, तो जिया तो इलेक्ट्रिक शॉक के डर के मारे जिससे जोर से चिल्लाती है कि चुप हो जाओ, तुम रोते हुए बिल्कुल जानवर की तरह लग रही हो। तो इस सुनते के साथ ही वो शॉक होती है और रोना बंद कर देती है। तो सिस्टम जिया से कहता है कि उसने फिर से टास्क कंप्लीट कर ली। पर यहाँ लिन तो फिर उसे मारने के पीछे पड़ जाती है कि तुमने मुझे रोते हुए जानवर बोली हो। तो जिया उससे डर के भाग रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे मारना नहीं। फिर इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है, तो जिया जल्दी से उसके पास भाग के जाती है और उसके ऊपर कूद जाती है। तो लिन कहती है कि अभी नीचे उतर कर मेरे पास आओ। तो जिया कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ, मेरा हस्बैंड अभी मुझे पिक करने हैं और मैं उसके साथ घर पे जाके डिनर करूँगी, तो तुम भी अपने हस्बैंड के साथ घर पे जाओ। लेकिन फिर जिया को याद आता है और वो कहती है कि सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे डिवोर्स ले रहा है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लिन फिर बैठ के रोने लग जाती है और यहाँ पर फिर हान जिया से कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही लेके चलूँ। तो जिया कहती है कि नहीं, ऐसे मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगेगा। तो वो अपना मुंह छिपा लेती है और कहती है कि अब चलते हैं। तो हान फिर स्माइल करते हुए उसे लेके जाता है। फिर जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हान जिया के फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि मैं कुकिंग करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो किचन में चला जाता है। तो जिया तो बहुत ज़्यादा शौक होती है और तुरंत ही मेड आंटी को कॉल करके बताती है कि हान किचन में चला गया है। फिर वो और हाउसकीपर दोनों यहाँ जिया से बात करने आ जाते हैं और जिया कहती है कि क्या सच में कोई रास्ता नहीं है हान को कुकिंग करने से रोकने का। ये लोग बड़े अपसेट होते हैं कि वो फिर से जो गंदा खाना बनाएगा वो इन लोग को खाना पड़ेगा। तो मेरी आंटी तो कहने लगती है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जॉब से ही रिजाइन दे देती हूँ। तो फिर जिया और हाउसकीपर दोनों ही उन्हें रोकने लगते हैं और फिर ये तीनों मिलकर तो अपसेट होकर रोते हुए उसकी खाने की बुराई कर रहे होते हैं और बस सोच रहे होते हैं कि इतना गंदा खाना उन लोग को फिर खाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हान का बनाया हुआ खाना जब रेडी हो जाता है तो वो टेबल पे सर्व करता है और ये तीनों बस डरे जा रहे होते हैं। तभी जिया बहाना करने लग जाती है कि आज ना मेरी हेल्थ तो ठीक नहीं लग रही, तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तो हान कहता है कि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारी बॉडी को नरिश करने वाला खाना बनाया हूँ, और वो उसे सर्व करने लगता है। जिया सोच रही होती है कि आखिर मैं क्या करूं। तभी हान यहाँ पर अपने बनाए हुए खाने की तारीफ करते हुए जिया को सर्व कर देता है और जिया बस सोच में होती है कि इसे वो कैसे खाएगी। तभी मेड आंटी को भी ये देख ही नहीं जाता और वो रोकने लग जाती है। तो हान पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बहाना करती है कि मेरा भी खाने का मन कर रहा है। तभी जल्दी से हाउसकीपर बहाना करता है कि असल में मैंने खाने से पहले वाली मेडिसिन ही लिया, तो असल में अब मैं वो मेडिसिन खाऊंगा और फिर मुझे बाद में खाना खाना होगा, तो मैं आप लोग के साथ डिनर नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। तो मेरी आंटी गुस्सा होती है कि कितनी चालाकी करके गए। फिर ये दोनों तो यहाँ फंस चुके होते हैं, पर तभी यहाँ जो पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो क्या कुछ खाना है। तो यहाँ पर मेरी आंटी और जिया दोनों खुश जाते हैं कि इस खाने को खाने वाला अब आ चुका है। और फिर जैसे ही जो यहाँ पर ये खाना टेस्ट करता है तो वो थूक देता है और तुरंत ही खाने की बहुत ही ज़्यादा गंदी बुराई करते हुए मेरी आंटी से कहने लगता है कि ये आपने कैसा खाना बनाई हुई हो, ये इतना गंदा है कि मुझसे तो एक बाइट भी नहीं खाया जा सकता। तभी हान तो अपने बनाए हुए खाने की इतनी सारी बुराई सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जोर से कहता है कि खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, और वो अपना चला जाता है। तो फिर जो इन लोग से पूछता है कि आखिर अंकल इतने ज़्यादा सेट क्यों हो गए, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। तो फिर मेरी आंटी बताती है कि क्योंकि ये खाना उसने बनाया है, मैंने नहीं। तो ये सुनते के साथ ही जो को शौक लगता है
और वो फिर कहने लगता है कि अंकल आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाए हो, आप तो बेस्ट कुक हो, ऐसे वो उसकी तारीफें करने लगता है। तो यहाँ पर जिया और मेड आंटी दोनों को ही हंसी आ रही होती है। फिर इसके बाद हान जब यहाँ स्टडी रूम में होता है तो जिया भी यहाँ पर पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो हान कहता है कि हाँ हूँ। तो जिया उससे मनाने लग जाती है कि उसका बनाया हुआ खाना इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तो हान कहने लगता है कि मुझे गुस्सा इस बात पर आ रही है कि वो इतना गंदा खाना था तो तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताए थे। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें बस अपसेट नहीं करना चाहती थी, वैसे ये बताओ कि अचानक से तुमने कुकिंग करना क्यों स्टार्ट कर दिया। तो फिर हान बताता है कि मैंने उस दिन तुम्हारी और लिन की सारी बातें सुन लिया था, तो मुझसे जेलस थी कि उसका हस्बैंड तो उसके लिए कुकिंग करता है और तुम्हारा नहीं, तो इस वजह से ही मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि तुम मुझ में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। तो जिया कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बल्कि उल्टा मुझे तो अपने बारे में ये सोच आ रही थी कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ करी नहीं। तो हान कहता है कि यानी इसका ये मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहते हैं, तभी मैं तुम्हारे लिए कुकिंग सीख रहा था और तुम मेरे बनाए हुए इतने गंदे खाने को भी खुशी खुशी खा रही थी। तो जिया उसे स्माइल करके कहने लगती है कि लगता है हम दोनों ही बिल्कुल सेम स्टेज पर है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपना अकेले में बैठकर बुक पढ़ रही होती है तभी जो यहाँ घर पे आया होता है और वो सोचता है कि जिया मुझ में इतनी इंटरेस्टेड है तो अगर मैं उसे खुश करूँगा तो क्या पता वो अंकल के सामने मेरी तारीफें कर दे। फिर वो अपना कोट उतार कर उसके पास आने वाला होता है, पर जैसे ही वो उस आवाज़ देता है तो जिया डर के मारे उसे मारती है और वो तो गिरते के साथ ही बेहोश हो जाता है। तभी अमीर आंटी पहुंच जाती है और वो जो को ऐसे नीचे पड़े हुए देख कर कहने लगती है कि आजकल के यंग लोग भी ना कहीं पे भी सो जाते हैं, उन्हें ठंडी का भी कोई डर नहीं होता। उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है और कहती है कि अब ठीक है। तो जिया कहती है कि क्या ये सही होगा। तो मेरी आंटी कहती है कि ऑफ कोर्स। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जिया और हान जब यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं तो जो भी आ जाता है और कहने लगता है कि कल रात तो मैं नीचे ही पता नहीं क्यों सो रहा था। फिर हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड जू से मिलने जाती है और वो उसे कोई ट्रिक सिखा रही होती है जिससे वो 3 दिन के अंदर हान का दिल जीत सके। दूसरी ओर मेरी आंटी भी यहाँ पर हान को जिया का दिल जीतने के लिए 3 दिन की कोई ट्रिक सिखा रही होती है और दोनों की तरफ से दोनों को एक एक बुक मिल जाती है उसमें से ट्रिक सीखने को। हान यहाँ पर सोने से पहले उस बुक को पढ़ने वाला होता है, पर तभी जिया शावर लेकर आ जाती है बेड पर लेटने के लिए। तो वो बुक का मेन कवर फाड़ देता है ताकि जिया मेन पेज देखकर बुक पहचान ना पाए। और जिया भी देखती है कि जब हान रात में सो जाता है तो वो भी अपनी वाली बुक का मेन कवर फाड़ देती है और सोच रही होती है कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, ऐसे उसे पता नहीं चलेगा। मॉर्निंग में जब हान की नींद खुलती है और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तभी वो जिया के पास बुक देखकर सोचता है कि ये उसकी वाली बुक है, तो वो जल्दी से उस बुक को ले लेता है। जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बुक यहाँ पर आई नहीं, तभी उसे हान के पिलो के पास एक बुक नजर आती है। तो वो सोचती है कि मेरी बुक यहाँ से यहाँ कैसे आ गई। फिर दोनों ही उस बुक से जो भी ट्रिक सीखते हैं उसके बाद वो लोग उसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हान के घर आते ही जिया उसे वॉल की तरफ पुश करती है जैसा कि उस बुक में लिखा था, और फिर वो उसे जब किस करने जाती है तो वो इतना लंबा होता है कि वो उसे कहने लगती है कि मेरी हाइट ही नहीं पहुंच रही है। तो हान उसके लिए फिर नीचे हो जाता है और जिया फिर उसे किस करती है और दोनों को ही इस प्ले को करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है कि ये क्या है। दोनों ही बुक की बुराई करने लगते हैं और फिर दोनों को इस बारे में पता लगता है कि दोनों ने ही बुक से ये ट्रिक सीखे। फिर इसके बाद मेरी आंटी और यहाँ पर जू दोनों ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बता देते हैं कि हाँ उन लोगों ने ये बुक दिए थे। फिर जिया को तो शॉकिंग लग रहा होता है कि वो और हान दोनों ही सेम एक तरह की हरकत कर रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन अपने घर पे होती है और वो डैड और अपनी मॉम को इस बारे में सब कुछ बता देती है कि जो कैसे उसे डिवोर्स लेने के पीछे पड़ गया है। तो वो लोग उसे शांत कर रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं कि उसे जो को मनाना होगा। तभी यहाँ पर जिया इन लोगों से मिलने पहुंचती है और जब वो इनके साथ बैठ के डिनर कर रही होती है तो वो फटाफट से सारा खाना खाने लगती है। तो डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली में खाना नहीं मिलता है। तो जिया बताती है कि असल में कुछ दिनों से हान कुकिंग कर रहा है और वो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी खाना बनाता है। लिन कहती है कि हान तुम्हारे लिए कुकिंग करने लग गया। वो थोड़ी इस बात से जेलस होती है। इतने में सिस्टम जिया को फिर से टास्क देने लगता है कि उसे अपनी फैमिली की हुई हर रिक्वेस्ट को मना करना होगा। तो जिया तो सिस्टम से कहने लग जाती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, आखिर मुंह पे मना करना कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो सिस्टम कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है तुमसे टास्क पूरा करवाने का। तो जिया कहती है कि कौन सा रास्ता। तो कहता है कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा। तो जिया तो फिर शॉक का सुन के डरी होती है
और फिर डैड और स्टेप मॉम मिलकर लिन के लिए उससे हेल्प मांगने लगते हैं कि वो उसका डिवोर्स ना होने में मदद करे। तो जिया तो तुरंत ही मना कर देती है और जल्दी से अपना खाना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से भाग लेती है। तो फिर ये लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि वो यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आई थी और उसने तो उनकी कोई बात भी नहीं सुनी। तो ये लोग तो डर जाते हैं कि वो हमें वार्निंग देकर गई है कि अगर हमने दोबारा उसके पीछे पड़े ना तो फिर हम बचेंगे नहीं। ऐसा ये लोग तो मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिया जू के साथ बाहर ड्रिंक करने जाती है और इस बार तो वो काफ़ी ड्रंक हो गई होती है। जब वो घर पे आती है तो वो हान से फिर नशे में काफ़ी सारी बातें कहने लगती है और कहती है कि हम लोग इतने टाइम से हस्बैंड वाइफ है लेकिन तुमने मुझे अपने एप्स भी नहीं देखने दिए। वो उसकी बॉडी यहाँ पर देखने की कोशिश करती है तभी यहाँ पर फिर हान उससे किस करने लग जाता है। दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जिया इस बारे में जू को बताती है कि फाइनली दोनों ने नाइट स्पेंड करे तो फिर जू भी खुश होती है। इसके बाद यहाँ पे लिन घर पे आई होती है और जो से डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रहा होता है। तो वो उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे डिवोर्स लोगे। तो फिर वो हार मान लेता है कि नहीं लूँगा और यहाँ पर जिया और हान भी डर रहे होते हैं और वो लोग भी बीच में इन्वॉल्व नहीं होते। और फिर यहाँ पर जू और लिन दोनों ही अपने साथ में रूम में जाते हैं। जिया हान से पूछती है कि वो लोग ठीक तो होंगे ना। तो हान कहता है कि फिक्र मत करो अब वो दोनों भी तो कपल है ना। फिर नेक्स्ट डे जिया अपनी कंपनी में काम कर रही होती है तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसने सारे के सारे मिशन कंप्लीट कर लिए और अब उसे कोई भी मिशन नहीं झेलना पड़ेगा। तो जिया खुश हो जाती है कि यानी अब मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है और जिया की कंपनी अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती है और वो बहुत ही फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर बन चुकी होती है। दूसरी ओर हान उसके लिए कुकिंग करके उसके लिए टिफिन यहाँ कंपनी में देने आया होता है पर सिक्योरिटी गार्ड हान को बाहर ही रोक लेता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम हमारे चेयरवुमेन को कैसे जानते होंगे। पर तभी जिया यहाँ पर हान को पिक करने आ जाती है और वो सब अपने साथ लेके जाती है। तो सिक्योरिटी गार्ड शॉक रह जाता है कि मैंने गलती से चेयरवुमेन के हस्बैंड को रोक लिया था, पता नहीं अब मेरी जॉब का क्या होगा। फिर यहाँ पर हान ने जो खाना लाया होता है जिया उसे मज़े में एंजॉय करती है और कहती है कि उसकी कुकिंग तो टाइम के साथ कितनी अच्छी हो चुकी है। दोनों की शादी को अभी 1 साल हो गया होता है और वो लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हुए यहाँ पर रिंग पहन रहे होते हैं और फिर दोनों किस करने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।